नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम अपने सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का उद्देश्य ये है ताकि आप सभी का बेस मजबूत किया जाए, ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्लोज क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी बातें इस बेसिक चैप्टर के अंदर हम करेंगे ताकि आप सभी का बेस मजबूत हो। ठीक है, उसके बाद हम मेन चैप्टर में आएंगे, जैसे टेंस है, वर्ब है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है। इस तरह के चैप्टर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बेसिक चैप्टर के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और हाँ, इस चैनल के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी, हम सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, बेसिक चैप्टर। बेसिक चैप्टर, बेसिक चैप्टर। और बेसिक चैप्टर में भी आपको हेडिंग डालनी है सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सेंटेंस क्या होता है वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सेंटेंस एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का समूह होता है। और जब सारे शब्द मिल करके पूरी सेंस दें, यानी कंप्लीट सेंस दें, उन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नाम देते हैं। दोबारा बताते हैं, सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है और जब सारे शब्द मिल करके पूरी सेंस दें तो उन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि द बॉय बॉट ए बाइक। इसमें कितने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 वर्ड्स हैं और पांचों के 5 वर्ड्स मिल करके पूरी सेंस भी दे रहे हैं। तो इन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम फाइनली क्या नाम देते हैं? सेंटेंस। पता चल गया, सेंटेंस एक कलेक्शन ऑफ, जस्ट एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो मिल करके पूरी सेंस देगा। उन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ही, शी, इट, वॉज, फुल स्टॉप। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो ये भी हैं। क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं? नहीं, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, इसलिए इन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन ये थी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मीनिंग देने चाहिए। उन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि सेंटेंस होने के लिए उसकी ग्रामर और उसका मीनिंग, उसकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए और उसका मीनिंग भी सही होना चाहिए। तो ग्रामर और मीनिंग मिल करके एक पूरे सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ग्रामर भी सही था और इसका मीनिंग भी सही था, तो इन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को मैंने क्या नाम दिया? सेंटेंस। लेकिन इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो था, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं था। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कांट से इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप समझ पा रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि हमने सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी, एक बार लिखा भी देता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। सबको उतारना है। ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, ए सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which make complete sense, which make complete sense। यानी कि सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है, जब सारे शब्द मिल करके एक पूरी सेंस दे दें, उन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस। ये सेंटेंस की एक सिंपल डेफिनेशन थी। अब बात ये करते हैं कि सेंटेंस होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। यानी कि
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। देखो, मैंने ये नहीं पूछा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैंने जस्ट ये पूछा है कि सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं, यानी सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, तब आपकी क्या बनती है, चाय बनती है। वैसे ही किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। याद रखना, सेंटेंस बनाने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले आपकी होती है सब्जेक्ट, पहले आपकी होती है सब्जेक्ट, और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में अकेला सब्जेक्ट आया है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, अकेला प्रेडिकेट आया है तो भी वो सेंटेंस नहीं हो सकता। मैंने बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम दो चीज़ों का होना किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सब्जेक्ट है, दूसरा क्या आपका प्रेडिकेट है। अब बात करते हैं ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, बचपन में हमें सिखाया गया होगा कि सब्जेक्ट एक डूअर होता है, सब्जेक्ट एक डूअर होता है। लेकिन मैं कहता हूँ सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। यानी सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे द मैन टेस्टेड द फूड, दूसरा द फूड टेस्टेड डिलीशियस। ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें होती हैं। पहली बात, ऐसा क्यों है, जैसे इस सेंटेंस के अंदर ये पूरा सेंटेंस है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, कंप्लीट मीनिंग भी है। पहली बात, ये जो द मैन है ये किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, क्यों कर रहा है बाद में बता दूंगा आपको। दूसरी बात, टेस्टेड, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद क्या आता है आपका, वर्ब आती है। उसके बाद ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, वर्ब है। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका कॉम्प्लीमेंट है। बताएंगे सारी बातें आपको, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट तो ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, द मैन टेस्टेड द फूड, इसका मतलब ये जो मैन है इसने एक्शन किया है। इसने क्या किया है, एक्शन। भाई टेस्ट किया तो एक्शन ही किया होगा, चखा होगा तो एक्शन तो किया है चखने का। इसका मतलब यहाँ पे जो द मैन है वो आपका क्या है, डूअर है। लेकिन गौर करिए, यहाँ देखिए, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, क्या फूड ने कोई एक्शन किया है, नहीं किया, क्योंकि फूड किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकता। इसका मीनिंग है द फूड वॉज डिलीशियस, फूड कैसा था, स्वादिष्ट था। फूड ने कोई एक्शन तो नहीं किया, लेकिन फूड किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। और यहाँ पे डूअर न होकर के यहाँ पे ये बेटा क्या है, नॉन डूअर, नॉन डूअर। तो मैंने बता दिया है और प्रूव भी कर दिया है कि सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा कि ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ, ये वर्ब तो है, लेकिन क्या इस वर्ब में कोई एक्शन है या फिर इस सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया, नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये नॉन डूअर है, यहाँ पे ये डूअर का फंक्शन नहीं कर रहा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सब्जेक्ट आपका डूअर हो भी सकता है और नहीं। इसका मतलब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन फिर क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन सिंपल भाषा में बताता हूँ कि क्या होते हैं। जिस व्यक्ति और जिस वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति और जिस वस्तु के बारे में आप बात करेंगे वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसको छोड़िए, डूअर है नॉन डूअर है वो छोड़िए। जिस व्यक्ति और जिस वस्तु के बारे में आप बात करेंगे वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इतना बात आपको ध्यान रखने हैं, जिस व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में आप बात करेंगे वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो आपका सब्जेक्ट होता है
वो हमेशा हु का रिप्लाई होता है। वो हमेशा किसका रिप्लाई होता है? हु का। यानी कि हु का जब भी रिप्लाई आएगा वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे टेस्टेड द फूड, फूड को टेस्ट किया, मैंने पूछा हु टेस्टेड द फूड, और हु का रिप्लाई क्या आया? द मैन, द मैन। इसका मतलब जो भी हु का रिप्लाई आएगा वो हमेशा क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट ही कहलाता है। दो बातें बताई हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट हमेशा किसका रिप्लाई होता है? हु का। आपको डूअर और नॉन डूअर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। दो बातें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट या तो हु का रिप्लाई होता है, या फिर जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में आप बात करेंगे वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। ये प्रेडिकेट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, देखो प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में जितना भी कुछ कहा जाएगा और जितना भी कुछ बोला जाएगा वो सारा का सारा आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बोल लो, कुछ भी बता दो, वो सारा का सारा आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब का होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। वर्ब का होना बिल्कुल क्या होता है? ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जितना कुछ बताया जाए, जितना कुछ बोला जाए, वो सारा का सारा आपका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब का होना बिल्कुल क्या होता है? ज़रूरी। इसका मतलब ये भी है कि एक वर्ब है तो एक प्रेडिकेट है, और अगर एक प्रेडिकेट है तो एक वर्ब है, और दो वर्ब हैं तो दो प्रेडिकेट होते हैं। एक वर्ब एक प्रेडिकेट, दो वर्ब हैं तो दो प्रेडिकेट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की दोनों की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो सभी बच्चों को लिखनी है कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सब्जेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन? दैट इज द person or think, the person or thing we talk about is known as subject। यानी वो व्यक्ति, वो वस्तु जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमेशा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट, whatever we speak about the subject, whatever we speak about the subject is known as predicate, is known as predicate। यानी जो भी कुछ हम बताते हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, वो सारा का सारा आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है, हमने दो बातें सीखी हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। दूसरी बात ये सीखी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। सेंटेंस के हमेशा दो हिस्से होते हैं, पहला आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो सब्जेक्ट हु का रिप्लाई होता है, या फिर जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे वो हमेशा आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में बात करेंगे वो तो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जितना कुछ कहा जाएगा, जितना कुछ बोला जाएगा, वो सारा का सारा आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इतना मैंने समझाया है और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बराबर समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबने उतार लिया होगा भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबने उतार लिया हो, या फिर पॉज कर लेना, एक बारी उतार लेना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और उन एग्जाम्पल के माध्यम से एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो सबको ही उतारने हैं, वो भी मेरे साथ में उतारने हैं। मोहन is a teacher। दूसरा, his father is a carpenter।
थर्ड, द कंडीशन ऑफ वुमेन या फिर गर्ल्स इन रूरल एरियाज इज या आर मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, मिजरेबल। थर्ड, फोर्थ, द ship with all its passengers which were lost। फिफ्थ है द डिसरप्टिव फोर्सेस। डिसरप्टिव फोर्सेस, डिसरप्टिव का मतलब होता है तबाह करने वाली, बर्बाद करने वाली। फोर्सेस का मतलब ताकतें। disruptive forces where in the country age are fatal। किसके लिए? टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये 5 सेंटेंस है, एक बार आप उतार लें इनको। देखो, इन 5 सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस में वर्ब कैसे डिसाइड होते हैं। सिंपल बात है, सबको पता भी होगा कि जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। जैसा भी सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। दिस इज द पॉइंट। गॉट इट? शुरुआत करते हैं। अभी समझाया था जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे वो हमेशा ही हमेशा क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ये भी आपका क्या है? सब्जेक्ट ही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी बेटा आपका क्या है? सब्जेक्ट ही है। द शिप आपका सब्जेक्ट है। डिसरप्टिव फोर्सेस ये भी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 वर्ड का भी हो सकता है। पहली बात, सब्जेक्ट कितने भी वर्ड्स का हो सकता है ये हम कैसे माने? बात ये है कि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद क्या आया? ये वर्ब आया। सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर।
वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर। समझ रहे हो ना बात को? सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आया वर्ब, या फिर उसका उल्टा, वर्ब के पहले जो भी कुछ आएगा वो सारा का सारा आपका क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के पहले अगर एक वर्ड आया तो भी सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के पहले 2 वर्ड आए तो भी तो सब्जेक्ट ही होंगे ना। तो यहाँ पे वर्ब के पहले 4 5 6 7 वर्ड आ गए हैं, 5 6 वर्ड आए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा सब्जेक्ट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वर्ब तो यहाँ आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका क्या था, सब्जेक्ट था। यानी कि वर्ब के पहले जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट होगा। ये मैंने प्रूव यहाँ से किया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के पहले जो कुछ भी आएगा बेटा वो सारा का सारा आपका क्या होता है, सब्जेक्ट ही तो होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का और 10 का, 20 का, कितने भी वर्ड्स का सब्जेक्ट हो सकता है। अगली बात, मोहन सिंगुलर था तो वर्ब भी बेटा मैंने क्या लगा दी, सिंगुलर। फादर साहब भी सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी क्या आई, सिंगुलर। अब ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको डिसाइड करना है इस सेंटेंस के अंदर इज आएगा या आर, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। इस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर या प्लूरल, इस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर या फिर प्लूरल। पहले आप लगा ले अपना, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आपने डिसाइड कर लिया होगा, अब मेरी बारी है, ध्यान से सुनना भाई। ये सब्जेक्ट पूरा है, ठीक है, ये उसकी वर्ब है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अब बात ये करते हैं लगानी कैसे है। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ड्स सब्जेक्ट बन के आए हों तो उस केस में वर्ब कैसे लगाते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, अगर किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ड्स आए हों तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में पहली प्रेपोजिशन देखनी है। सेंटेंस के अंदर पहली प्रेपोजिशन आपको देखनी है, सेंटेंस के अंदर पहली प्रेपोजिशन आपको देखनी है, सेंटेंस के अंदर पहली प्रेपोजिशन आपको देखनी होती है, ठीक है, देख लिया। अब प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाला वर्ड देखना है, लेफ्ट, प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाला वर्ड देखना है, प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाला वर्ड देखना है। यही जो वर्ड होता है ना, यही मेन सब्जेक्ट होता है, या फिर मेन वर्ड होता है किसका, सब्जेक्ट का। यही जो वर्ड होता है ये मेन वर्ड होता है, किसका होता है, सब्जेक्ट का। इसका मतलब यही आपका क्या है, मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट का मेन वर्ड है। और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को डिसाइड करते हैं। कंडीशन अनकाउंटेबल होते हैं, और जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, न कि गर्ल्स के अकॉर्डिंग। अगर गर्ल्स के अकॉर्डिंग होता या एरियाज के अकॉर्डिंग होता तो वर्ब क्या आती, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे तो क्या आएगा, इज आएगा, और क्या नहीं आएगा, आर। दूसरी बात, अगर पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग आता तो फिर क्या आता, आर आता, लेकिन ये तो गलत है। मैंने अभी बताया सेंटेंस के अंदर पहली प्रीपोजिशन देखनी है और उसके लेफ्ट वाला वर्ड ही देखना, यही आपका मेन होता है। तो ये आपका सिप, सिप क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी क्या आएगी, अगेन सिंगुलर, और क्या कट जाएगा, वर्ब। दूसरा, इनके पहले फोर्सिस आया, ये प्लूरल होता है, एस जब भी लगेगा तो नॉर्मल केस में क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और किसको काट देंगे, इसको काट देंगे। इन 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने 2-3 बातें बताई हैं। पहले ये बात बताई है कि सब्जेक्ट कितने भी वर्ड्स का हो सकता है। अगली बात, वर्ब कैसे लगाते हैं, वर्ब सब्जेक्ट को ही देखकर लगाते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का हो जाता है तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, सेंटेंस में पहली प्रीपोजिशन को ध्यान रखना है, और उसके लेफ्ट वाला वर्ड, उसके लेफ्ट वाला, उसके लेफ्ट वाला, उसके लेफ्ट वाला, वही आपका मेन सब्जेक्ट होता है, या फिर मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट का मेन वर्ड वही होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये बता देता हूँ मैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और इंग्लिश के अंदर 2 ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 2 ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक तो आपका वर्ब होता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और दूसरा आपका होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 2 ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। समझ में आ रहा है? एक तो वर्ब, दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है, तो देखा जाए तो ये सारा का सारा यहाँ तक क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ही तो बनेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन बना, कंडीशन, कौन बना, सिप, कौन बना, फोर्सेस। ठीक है, एक बार आप उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं।
हम बेसिक चैप्टर कर रहे हैं तो बेसिक बेसिक बातें हम सीख रहे हैं। हमने सेंटेंस समझ लिया है, सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं, उसमें सब्जेक्ट समझ लिया है, प्रेडिकेट समझ लिया है, और हमने वर्ब को डिसाइड करना भी सीख लिया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। हेडिंग डाल लो ऑब्जेक्ट। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं आपको। द पर्सन और the person or thing through which an action passes is called an object। एक बार आप उतार लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, विराज wrote a letter। विराज wrote a letter। लेटर, फुल स्टॉप। अगली बात यह है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट टाइप्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा और लास्ट का है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसको बेटा लिविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कॉपी है, बुक है, कार है, बस है, एटसेट्रा। लिविंग ऑब्जेक्ट में ही का बनता है हिम बेटा, आई का बनता है मी, सी का बनता है हर, एटसेट्रा। अगली बात, अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो पहले कौन सा लिखूं मैं? पहले कोई सा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करना है पहले आपको इनडायरेक्ट लिखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स। दूसरा आपको लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको अदला बदली भी कर सकते हैं। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बीच में कोई ना कोई स्टेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारी बातें आपको समझाएंगे। ये भी फिक्स होता है, या तो आपको 2 मिलेगा या बेटा आपको मिलेगा 4। टू आता है रेसिपिएंट के लिए, 4 आता है
बेनिफिशियरी के लिए। आप उतारते रहें, समझा देंगे आपको सारी बातें। एक बात और भी है, जैसे सब्जेक्ट हु का रिप्लाई होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी किसी ना किसी का रिप्लाई तो होगा। या तो ये व्हाट का रिप्लाई होता है या फिर ये होम का रिप्लाई होता है। इंग्लिश के अंदर कौन किसका रिप्लाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्जेक्ट हु का रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट व्हाट या होम का रिप्लाई होता है, एडवर्ब जो होता है वहन का, वेयर का, वाही का और हाउ का रिप्लाई होता है, आगे समझाऊंगा मैं। एडजेक्टिव जो होता है व्हाट काइंड ऑफ और विच का रिप्लाई होता है। यानी कौन किसका रिप्लाई है ये आपको करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो मैंने क्या लिखी है, द पर्सन और थिंग थ्रू विच एन एक्शन पासिस। वो व्यक्ति या वो वस्तु जहां से होकर के एक्शन गुजरेगा, उस व्यक्ति या उस वस्तु को हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये इसकी टेक्निकल भाषा में इसकी डेफिनेशन है। मुझे लगता है आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है इसको समझाने के कई तरीके हैं, कई तरीकों से हम ऑब्जेक्ट को समझा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और जो सबको बराबर समझ में भी आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करेंगे ना बेटा, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जितना कुछ कहा जाएगा वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के लिए वर्ब का होना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी होता है। और वर्ब को ही क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अगली बात यह है कि विराज ने लिखा है लेटर, इसका मतलब विराज ने एक्शन किया है। तो जो ए लेटर है ना, यही किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। पूरा लिख देते हैं, किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और इसी को हमें समझना है, यानी जो ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट क्यों बना है। देखो मैंने बताया है ऑब्जेक्ट को हम कई तरीकों से समझा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, विराज ने क्या लिखा है, लेटर। जो लेटर है पहले वो एक प्लेन पेपर था, पहले वो क्या था, प्लेन पेपर था। उस पर लिखने का काम हुआ होगा, लिखने का काम हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, एक्शन हुआ है। तो ही फाइनली उसको क्या नाम दिया है, ए लेटर। ए लेटर। और ए लेटर अब किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो बात ये निकल के आई कि ऑब्जेक्ट होने के लिए एक्शन का होना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी होता है। ये सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी, उसको छोड़िए आप। ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ब में एक्शन का होना जरूरी होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के होने के लिए इस वर्ब में किसका होना जरूरी है, एक्शन का। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी वर्ब आपके सामने आ जाए, अगर उसके अंदर एक्शन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद अगर क्या है, अगर वर्ब में एक्शन है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात कंफर्म है। हाँ, एक बात और बताता हूँ, ये बेसिक चैप्टर है, आगे चल के ऐसा भी आएगा कि वर्ब में एक्शन नहीं है फिर भी वो ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये बेसिक चैप्टर है, आप बेस मजबूत करें, आगे की बात हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर वर्ब में एक्शन है तो उसके बाद पक्का ऑब्जेक्ट है। इफ देयर इज नो एक्शन तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। जैसे सिंपल एग्जांपल, ही इज ए डांसर, ही इज ए डांसर, ये सिंपल एग्जांपल है। तो सब्जेक्ट तो है ये, वर्ब भी है ये, लेकिन क्या इस वर्ब में एक्शन है, नहीं, क्योंकि इसने कोई काम थोड़ी किया है। ये तो इसकी स्टेट है कि वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, डांसर है। ये इस व्यक्ति की स्टेट है, और अगर स्टेट है ना तो इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं है, और अगर एक्शन नहीं है तो ए डांसर आपका ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। बस इतना दिमाग में सेट कर लो कि ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ब में एक्शन का होना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बराबर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट, जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं।
दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, मार्कर, फ़ोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। और इनडायरेक्ट क्या है, ही का हिम बनेगा, आई का मी बनेगा, सी का हर बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगली बात यह है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक, कार, ये किसके एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट के हैं। ही का बनेगा हिम, सी का बनेगा हर, दे का बनेगा देम, आई का बनेगा मी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। अगली बात ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए, एक डायरेक्ट आ जाए, एक इनडायरेक्ट आ जाए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा? तो कोई सा ऑब्जेक्ट आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको कोशिश करनी है, पहले आपको क्या लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जो लिविंग है। उसके बाद क्या लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले डायरेक्ट लिखा और बाद में लिखा इनडायरेक्ट, तो याद रखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किसी न किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। वो एक स्टेबल प्रेपोजिशन होती है, ताकि वो मीनिंग को बिल्कुल क्लियर कर दे, सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो वो प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, या तो टू का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का। टू प्रेपोजिशन होते हैं रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट का मतलब होता है जिसने उसको रिसीव किया होगा। जैसे आई गेव ए पेन टू मोहन, तो रिसीवर कौन था, मोहन था। तो मोहन के पहले मैंने क्या लगा दिया, टू। समझ पा रहे होंगे सारे के सारे बच्चे। फोर आता है बेनिफिशरी के लिए। बेनिफिशरी का मतलब होता है जिसने उसका बेनिफिट उठाया हो, फायदा उठाया हो, उसके लिए हम क्या लगा देंगे, फोर लगा दें। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको मैं करा दूंगा कि डायरेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट पहले आएगा, प्रीपोजिशन किसके पहले आती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर gave me some books। दूसरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द टीचर gave some books किसको दी है, टू मी। ये दो एग्जाम्पल हैं, आप उतार लो एक बारी, समझाते हैं फिर। देखो भाई सारे एक बारी, जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कई बार बता चुका हूँ, वो हमेशा आपका सब्जेक्ट होता है। द टीचर यहाँ भी है, तो ये भी आपका क्या बना, सब्जेक्ट ही तो बना। ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपका क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, प्रेडिकेट। अब सुनो भाई, ये जो गेव है, ये एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्यों? क्योंकि उसने दिया है तो एक्शन तो किया ही है। पेन दिया हो, कॉपी दिया, कोई ना कोई एक्शन तो किया ना, देने का उसने। अगर ये एक्शन है तो जो मी है और सम बुक्स है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, और सम बुक्स भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सम बुक्स भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मी भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अभी बताया था ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अगली बात यह है, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर लिखा जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल तरीका लिखने का, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट। कैसे? पहले डायरेक्ट लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट के पहले आपको एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने किसका इस्तेमाल किया है, टू का। और टू किसके लिए आते हैं, रेसिपिएंट के लिए आते हैं। समझ पा रहे होंगे सारे के सारे। अगली बात यह है कि ऐसा क्यों करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में लिखा जाएगा तो उसके पहले प्रेपोजिशन क्यों लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब, इस वर्ब का जो रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, जो रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट
वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव होता है। लिविंग ऑब्जेक्ट उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट का मतलब मेरा ये है कि टीचर ने दिया है, क्या दिया, मुझे दिया या फिर बुक दी है। तो जो टीचर ने देने का काम किया है ना, वो बुक देने का काम किया है, न कि मैं। इसलिए इस वर्ब का जो एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। इसलिए अगर डायरेक्ट पहले लिखोगे ना, तो जो बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस वर्ब का नहीं होगा, वो किसका बना देते हैं, प्रीपोजिशन का बना देते हैं। और मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश के अंदर दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। एक तो वर्ब है और दूसरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ये उसका रीजन होता है। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। मैंने शुरुआत करी थी सेंटेंस से। सेंटेंस एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जितना कुछ कहा जाएगा वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब का होना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी। अगर वर्ब है तो ही प्रेडिकेट है, अगर वर्ब नहीं है तो प्रेडिकेट नहीं है। सब्जेक्ट हमेशा हु का रिप्लाई होता है। फिर उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने बताया था कि वर्ब को कैसे डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का सब्जेक्ट आ जाता है तो उस केस में हम सेंटेंस के अंदर पहली प्रीपोजिशन देखते हैं, पहली प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाला वर्ड देखते हैं, उस प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाला वर्ड देखते हैं। वही आपका क्या होता है, मैन होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाई जाती है, वर्ब लगाई जाती है। अगली बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ब के अंदर एक्शन का होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर एक्शन है तो ही फिर आपका क्या आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक्शन नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगली बात, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। अगली बात ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो एक डायरेक्ट मिलेगा, दूसरा इनडायरेक्ट मिलेगा। तो पहले कौन सा लिखने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे और बाद में डायरेक्ट। लेकिन इसको बदल भी सकते हैं। इनडायरेक्ट अगर आपने बाद में लिखा तो आपको एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान से मैंने बताई हैं और आपको उम्मीद करता हूँ आपको सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। ये बेसिक चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर बड़ा चैप्टर करोगे उससे पहले इसको करना बहुत ज़रूरी बेटा। अगर ये आपने सीख लिया तो न तो टेंस में दिक्कत आएगी, न वर्ब में, न पैसिव वॉइस में, न नरेशन में। सारे चैप्टर्स मैं आसानी से करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज का लास्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्स देखो, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, पहली बात तो बेटा ये है कि ये कंप्लीट से बने हैं। कंप्लीट किससे बने हैं, कंप्लीट। और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। उसी से बना है कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को पूरा करने में काम आते हों वे सारे के सारे वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, आप भी साथ में उतार लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा इसको। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आर द वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स आर द वर्ड्स which complete the sentence। जो सेंटेंस को पूरा करते हैं वे सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये वर्ड का रिप्लाई होता है, और वर्ड का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट भी होता है। इसलिए कई बार क्या बताया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्ट
को होने के लिए वर्ब में एक्शन का होना जरूरी होता है। हाँ, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों वर्ड का रिप्लाई होते हैं। वो वर्ड का रिप्लाई भी होता है और वो किसका रिप्लाई होता है, होम का। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे द मैन या द बॉय टॉट इंग्लिश। दूसरा, द बॉय इज ए टीचर। ये दो एग्जाम्पल है भाई। अगली बात, जैसे ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है वैसे कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है। पहला, कॉम्प्लीमेंट टाइप्स। दो प्रकार का होता है बेटा। पहला होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, अब सुनो भाई, एक बार दोबारा बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स बने हैं कंप्लीट से। कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है, तो वहाँ से ही मैंने डेफिनेशन बना दी इसकी कि कॉम्प्लीमेंट्स वे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करने में काम आते हों। वे सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे ना वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमेशा वर्ड का रिप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, आपको पता है सब्जेक्ट बनेगा, द बॉय सब्जेक्ट बनेगा, पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका, प्रेडिकेट बनेगा। पूरा का पूरा क्या बनेगा, प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में क्या क्या आया, ये वर्ब आई, तो ये फिर क्या है, ये इस पर डिपेंड करेगा। इस वर्ब में अगर एक्शन है तो एक्शन तो है, अगर एक्शन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब में एक्शन है तो कुछ नहीं सोचना आपको, वो पक्का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन वर्ब तो यहाँ भी है, लेकिन इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं है, मतलब इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने कोई एक्शन थोड़ी ना किया है, तो इस वर्ब में देयर इज नो एक्शन। और अगर एक्शन नहीं है तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीट है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी ना किसी चीज़ को तो पूरा कर रहा होगा, ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है। जैसे अगर ये इतना होता, अगर ये इतना होता तो क्या ये सेंटेंस पूरा होता, नहीं होता। द बॉय इज, ये पूरा नहीं होता। किसने पूरा किया, ए टीचर ने। तो ए टीचर किसका फंक्शन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट ना होकर के किसका फंक्शन कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अगली बात, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा कौन सा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को पूरा करे, वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो फिर या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ध्यान से देखिए, ये किसके लिए आ रहा है, द बॉय के लिए। बॉय क्या था भाई, सब्जेक्ट था, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो इज एम आर वाज वर्ब होती है ना, जब ये मैन वर्ब होती है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मैन वर्ब होती है। बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आगे चल के बताएंगे सब कुछ। ये आपकी क्या है, मैन वर्ब है। जब ये मैन वर्ब होती है तो इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और याद रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। यानी इज एम आर के बाद हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। एक बात और बतानी है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन मिलेगा आपको या आपको प्रोनाउन मिलेगा।
या फिर वो क्या मिल सकता है, एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन। ये दोनों में डिफरेंस बताया है मैंने, क्योंकि कई बार हमें क्या सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ये है कि सब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होता है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, इवन एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन एडवर्ब मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अब मान के चलें कि कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये अगला डिफरेंस था। अगली बात, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मिटो ही देते हैं, वो साफ कर देते हैं। देखो भाई सारे, द कमिटी appointed him what, clerk. Second example, the referee declared him या फिर the wrestler what, winner. थर्ड नंबर, mother told me a story. ठीक है, एक बार आप उतारिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारे, द कमिटी आपको पता है सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड वर्ब है, द रेफरी अगेन इट इज ए सब्जेक्ट, वर्ब, ये वर्ब। ठीक है, इतना सबको समझ में आ भी गया होगा। अब ये देखना है कि इस वर्ब में क्या एक्शन है। बिल्कुल है, अपॉइंट किया तो एक्शन तो किया ही होगा। अगर एक्शन है, ये जो हिम है ये आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। रेसलर है, ये भी आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। मी है, ये भी आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बचा, क्लर्क। यहाँ पे क्या बचा, विनर। और यहाँ पे क्या बचा, स्टोरी। अब ये देखना ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट है। मैं बताता हूँ आपको। देखो बात क्या है, द कमिटी अपॉइंटेड हिम, कमिटी ने अपॉइंट किया, किसको किया, उसको किया। लेकिन अपॉइंट करके क्या बनाया वो तो मेंशन नहीं है ना। अगर ये इतना होता तो अपॉइंट तो कर दिया उसको, लेकिन अपॉइंट करके क्या बनाया, रिप्लाई क्या आया, क्लर्क बनाया। किसको बनाया, हिम को। हिम क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। क्योंकि अगर ये इतना होता ना तो भी सेंटेंस गलत होता। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो कंप्लीट है, वर्ब भी कंप्लीट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था। किसने कंप्लीट किया, क्लर्क ने किया। ठीक है, किसको किया है, ऑब्जेक्ट को। क्या बना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को पूरा करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। रेफरी ने डिक्लेयर किया, किसको, रेसलर को। अगर ये इतना होता तो भी गलत होता। अब डिक्लेयर करके क्या डिक्लेयर किया, विनर। तो ये क्या बना आपका, कॉम्प्लीमेंट। किसको कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। तो क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। ठीक है, अब लास्ट का है। यहाँ पे क्या था, मदर टोल्ड मी ए स्टोरी।
मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। अब मी ऑब्जेक्ट था, स्टोरी क्या है, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। ये कौन सा है, डायरेक्ट, और ये कौन सा है, इनडायरेक्ट। अब आप बोलेंगे ये भी तो ऑब्जेक्ट हो सकते थे। सिंपल आपको बात बताता हूँ, देखो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे, यानी कि मी स्टोरी नहीं हो सकता और स्टोरी मी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये जो सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, फिर टेक्निकल भाषा में बता दूंगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं। रेसलर ही विनर है और विनर ही कौन है, आपका रेसलर है। हिम ही क्लर्क है और क्लर्क ही हिम है। अगर सेम है तो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर सेम नहीं है तो फिर आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। एक तरीका और भी है कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट को पहचानने का। देखो अगर कभी भी ये कॉम्प्लीमेंट हो तो एक काम करना, इन दोनों के बीच बी वर्ब रख के देख लेना। अगर मीनिंग आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अगर कंप्लीट मीनिंग न दे तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि आपका ऑब्जेक्ट है। दोबारा बताते हैं, अगर कभी ये कन्फ्यूजन हो कि ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है तो एक काम करना, सर ने ये बताया था कि उसके बीच बी वर्ब को रख के देख लेना। बी वर्ब का मतलब बी अकेला नहीं है, इज, एम, आर, वोज, वर। अगर वो रख के देखा आपने और कंप्लीट मीनिंग दिया, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट है और वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे इसको ऐसे लिख के देखते हैं, द कमेटी, द कमेटी, ठीक है भाई, अपॉइंटेड डैट। अब इसको लिखते हैं, डैट आया, ये पूरा क्लोज बना, आगे भी क्लोज बनेगा। डैट एक कंजक्शन है तो हम लेते हैं सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम का ही बनेगा। डैट ही, बीच में क्या रखना है, बी वर्ब। किस पे डिपेंड करेगा, इस क्लोज के ऊपर। क्लोज किस में है, पास्ट में। पास्ट में है तो हम क्या ले लेंगे, वॉज। ही वॉज ए क्लर्क। अपॉइंट किया ना, ही वॉज द क्लर्क। देखो दोबारा बताते हैं, मैंने बताया कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो पहचान क्या करेंगे, दोनों के बीच बी वर्ब को रख के देख लेंगे। अगर वो मीनिंग सेम रहा तो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर मीनिंग अलग अलग है तो इसका मतलब वो आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे द कमिटी अपॉइंटेड व्हाट, तो मैंने डैट लिख दिया क्योंकि एक क्लोज ये बनेगा, अगर बी वर्ब रखोगे तो एक क्लोज ये बनेगा, और दो क्लोज को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख दिया डैट मेरी तरफ से। फिर मैंने लिखा ही इसलिए लिखा क्योंकि इस क्लोज, इसको हमने क्या बनाना है, क्लोज। अगर इसको क्लोज बनाएंगे तो बी वर्ब से जोड़ेंगे, अगर बी वर्ब से जोड़ेंगे तो ये तो वर्ब बनी, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ही वॉज द क्लर्क, तो ही क्या था, क्लर्क था, और क्लर्क ही क्या था, ही था। इसका मतलब मीनिंग भी कंप्लीट हो गया और सेंटेंस भी सही है। तो इसका मतलब ये जो हिम और क्लर्क है, तो क्लर्क किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ रख के देख लो, मदर told that I, पास्ट में था, was a story, I was a story। क्या मैं स्टोरी था या स्टोरी मैं था, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि आपके क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसका कोई मीनिंग नहीं बना, सेंटेंस क्या हो गया, गलत है। ठीक है, तो आज मेरी पहली क्लास थी, इसमें मैंने बेसिक कराया है। सबसे पहले सेंटेंस कराया था, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं ये कराया था। उसके बाद वर्ब को कैसे डिसाइड करते हैं ये कराया मैंने। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किसका रिप्लाई होता है, ये बातें बताई। उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट कराया है, कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। ये सारे चीज़ें मैंने आज कराई हैं। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर प्लीज़ आप ज्वाइन करिए उसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके 5 सेकंड का जो कमेंट है ना, वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।